कैंडलस्टिक्स हरे रंग की है, इसलिए यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसका रियल बॉडी बड़ा है, लेकिन ऊपर या नीचे दोनों तरफ कोई विक्स या शैडोज नहीं है। हम जानते हैं कि रियल बॉडी जितना लंबा होगा, कैंडलस्टिक उतनी ही बुलिश होगी। इस कैंडलस्टिक का OHLC इस प्रकार है। चूंकि यह एक बुलिश कैंडल है, इसलिए बायर्स डोमिनेंट हैं और क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है। कैंडल के दोनों तरफ कोई विक्स नहीं है, इसलिए हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के साथ ओवरलैप होती हैं। एज अ रूल ऑफ थंब, कैंडलस्टिक्स की शैडो प्राइस रिजेक्शन या अपोजिंग प्लेयर्स द्वारा रेजिस्टेंस का संकेत देती है। एक बुलिश मेरुबजू के मामले में ओपन और लो प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं और हाई और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं, जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था। इसलिए यह हमें इस निष्कर्ष पर लाता है कि बुलिश मेरुबजू सबसे मजबूत बुलिश कैंडल है जो हम चार्ट पर पा सकते हैं। लेकिन हमें पैटर्न के साथ फ्लेक्सिबल होना होगा, यानी हमें पहले क्वांटिफाई करना होगा और फिर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि बाजार में पैटर्न्स वैसा नहीं होता जैसा कि टेक्स्ट बुक्स में दिखाया जाता है। तो आइए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, जहां प्राइस इस पीरियड के लिए हायर लेवल पर क्लोज हुई है। यह लोअर लेवल पर ओपन हुआ और हाई प्राइस पर क्लोज हुआ, जिसका अर्थ है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक है। इसमें एक छोटी लोअर विक और एक छोटी अपर विक होती है, लेकिन हाई और लो प्राइसेस क्लोज और ओपन प्राइसेस के बहुत करीब हैं, जिसका अर्थ है कि बेयर्स द्वारा बहुत कमजोर सेलिंग प्रेशर है। रियल मार्केट कंडीशंस में हम इन कैंडलस्टिक्स को बुलिश मेरुबजू के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि भले ही थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, फिर भी यह एक मजबूत बुलिश कैंडल है। अब हम बेरिश मेरुबजू की ओर बढ़ेंगे, जो बुलिश मेरुबजू के समान है। बेरिश मेरुबजू एक बुलिश मेरुबजू के समान है, लेकिन यह पैटर्न सबसे मजबूत बेरिश पैटर्न है। एक बेरिश कैंडलस्टिक के लिए ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस की तुलना में अधिक होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलर्स सभी अवेलेबल प्राइसेस पर बेचने को तैयार हैं। एक बेरिश मेरुबजू इंगित करता है कि स्टॉक में इतना अधिक सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स वास्तव में हर उपलब्ध प्राइस पॉइंट्स पर इतना अधिक बेच रहे हैं कि कैंडल अपने लोएस्ट प्राइस पॉइंट के पास क्लोज हो गया। एक बेरिश मेरुबजू के मामले में ओपन और हाई प्राइसेस कोइंसाइड होती हैं, जबकि लो और क्लोजिंग प्राइसेस ओवरलैप होती हैं। इस कैंडलस्टिक में एक बड़ा रियल बॉडी होता है, जिसके दोनों एंड्स पर कोई विक्स नहीं होती है, जो एक मजबूत सेलिंग प्रेशर और बुल्स द्वारा खरीद या ऑपोजिशन की पूरी कमी का संकेत देता है। जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, रियल मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करते समय हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आइए कैंडलस्टिक्स की अगली कैटेगरी को देखें। ये पिनबाज हैं। पिनबा की पहली कैटेगरी हैमर और हैंगिंग मैन है। चलो हैमर के बारे में बात करते हैं। एक पिनबा को हैमर तब माना जाता है जब यह डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। हैमर में ऊपरी एंड पर एक रियल बॉडी के साथ एक लंबी लोअर शैडो होता है। लोअर शैडो जितनी लंबी होगी, पैटर्न उतना ही बुलिश होगा। हैमर के लिए पूर्व ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हमें फॉलोइंग तरीके से हैमर पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा डाउन ट्रेंड में है, इसलिए बेयर्स बाजारों के पूर्ण नियंत्रण में है। जब एक हैमर पैटर्न बनता है तो प्राइस और भी कम हो जाती है और यह एक नया लोअर लेवल बनाती है। हैमर फॉर्मेशन पर प्राइस एक्शन यह इंगित करती है कि बुल्स ने कीमतों को और नीचे गिरने से रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन वे ऐसा करने के अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, क्योंकि बुल्स ने इतना अधिक बाइंग प्रेशर उत्पन्न किया कि कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस के करीब प्राइस क्लोज हो गई। बुल्स के इस कदम से शेयर के सेंटिमेंट में बदलाव की संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि हैमर एक रिवर्सल पैटर्न है और यह बाजार में बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकता है। अब हम हैंगिंग मैन के बारे में बात करेंगे। एक पिनबा को एक हैंगिंग मैन तब माना जाता है जब यह किसी ट्रेंड के टॉप एंड पर दिखाई देता है। हैमर पैटर्न के समान हैंगिंग मैन भी एक रिवर्सल पैटर्न है, सिवाय इसके कि हैंगिंग मैन एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक हैंगिंग मैन बाजार के हाई का संकेत देता है। हमें फॉलोइंग तरीके से हैंगिंग मैन पैटर्न की कल्पना करनी चाहिए। बाजार एक मौजूदा अप ट्रेंड में है, इसलिए बुल्स बाजार पर पूर्ण नियंत्रण में हैं। अप ट्रेंड के टॉप पर एक हैंगिंग मैन इंगित करता है कि बेयर्स ने प्रवेश किया है। यह हैंगिंग मैन की लंबी लोअर शैडो से संकेत मिलता है, जो दर्शाता है कि बेयर्स बुल्स के डोमिनेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स ने बहुत अधिक सेलिंग प्रेशर बनाने में कामयाबी हासिल की कि कीमत एक छोटे से रियल बॉडी का फॉर्मेशन करते हुए ओपन प्राइस के बहुत करीब क्लोज हो गई। और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि बाजार का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और हैंगिंग मैन एक अच्छा संकेत है कि बाजार में बेरिश ट्रेंड बना रहेगा और यह स्टॉक को शॉर्ट करने का भी एक अच्छा समय है। पिनबा कैंडलस्टिक्स की दूसरी कैटेगरी को शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर के नाम से जाना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह पैटर्न्स चार्ट पर कहां बनता है। आइए पहले एक इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करते हैं। यह आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में होता है। यह सबसे कमजोर बुलिश कैंडल है।
कैंडलस्टिक की रेंज या इसका रियल बॉडी बहुत छोटा है। इसके अलावा ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब हैं, जो बाइंग इंटरेस्ट में कमी का संकेत देती हैं। लंबे अपर विक संकेत देते हैं कि बुल्स ने कीमत को ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन बेयर्स द्वारा एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हुआ था। यह इंगित करता है कि कमजोर बायर्स बाजार के कंट्रोल में हैं और एग्जिस्टिंग सेंटिमेंट में संभावित बदलाव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भले ही एक हरी कैंडलस्टिक बनाई गई हो, सेलर्स वास्तव में बाजार के नियंत्रण में हैं। इन्वर्टेड हैमर को आमतौर पर हैमर की तरह एक प्राइस रिवर्सल कैंडलस्टिक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जहां ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में बदल जाती है। यदि आप मुझे इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच चयन करने के लिए कहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से हैमर पैटर्न चुनूंगा, क्योंकि हैमर इन्वर्टेड हैमर की तुलना में ट्रेंड रिवर्सल का अधिक मजबूत संकेत देगा। यह इन दोनों कैंडल्स के बीच सेलिंग प्रेशर्स में अंतर के कारण भी है। अब अगले पैटर्न पर चलते हैं। एक पिनबा को एक शूटिंग स्टार तब माना जाता है जब यह एक अपट्रेंड के अंत में होता है, जो प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। एक इन्वर्टेड हैमर की तरह एक शूटिंग स्टार का भी एक छोटा रियल बॉडी होता है, जिसकी ओपन और क्लोज प्राइसेस एक दूसरे के करीब होती हैं। इसमें एक बड़ी अपर विक भी होती है, जो यह दर्शाती है कि बुल्स ने प्राइसेस को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उन पर बेयर्स का डोमिनेंस था, जिन्होंने कीमत को ओपन प्राइस से नीचे धकेल दिया। तो एक शूटिंग स्टार एक मजबूत बेरिश पैटर्न है, जो एक अपट्रेंड के अंत में बने हैंगिंग मैन पैटर्न से अधिक मजबूत होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हैंगिंग मैन पैटर्न के बजाय शूटिंग स्टार बनने पर सेलर्स अधिक डोमिनेंट होते हैं। अब कैंडलस्टिक्स की तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन कैंडल्स का रियल बॉडी छोटा है। एक छोटा रियल बॉडी इंगित करता है कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस काफी करीब हैं। ऊपरी और निचली शैडोज की लंबाई लगभग बराबर होती है। चूंकि ओपन और क्लोज प्राइस पॉइंट्स एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता। अगर अपर विक की बात करें, तो अपर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बुल्स ने बाजार को ऊपर ले जाने का प्रयास किया था। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बुल्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी हरी कैंडलस्टिक होती, जैसा कि पहले एक बुलिश मरुबजू के मामले में देखा गया था। इसलिए इसे बुल्स द्वारा बाजारों को ऊपर ले जाने के प्रयास के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। इसी तरह लोअर शैडो की प्रेजेंस हमें बताती है कि बेयर्स ने बाजार को नीचे ले जाने का प्रयास किया। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। यदि बेयर्स वास्तव में सफल होते, तो रियल बॉडी एक लंबी लाल कैंडलस्टिक होती, जैसा कि एक बेरिश मरुबजू के मामले में होता है। इसलिए बाजार को नीचे ले जाने की बेयर्स की कोशिश वास्तव में सफल नहीं रही। न तो बुल्स और न ही बेयर्स बाजार पर कोई डोमिनेंस स्थापित कर सके, जैसा कि छोटे रियल बॉडी से स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि बुल्स और बेयर्स दोनों के बीच इंडिसिजन है, जो बाजार को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम नहीं थे। कैंडलस्टिक्स की इस कैटेगरी को स्पिनिंग टॉप्स कहा जाता है, जो वास्तव में इंडिसिजन कैंडलस्टिक हैं। आइए अब हम दो सिचुएशंस पर विचार करें जब बाजार में स्पिनिंग टॉप्स का फॉर्मेशन हो सकता है, और चर्चा करें कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्या होगा अगर स्पिनिंग टॉप्स एक डाउन ट्रेंड में बना हो? डाउन ट्रेंड में बेयर्स पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, क्योंकि वे प्राइसेस को कम करने में सक्षम होते हैं। डाउन ट्रेंड में एक स्पिनिंग टॉप या तो बेरिश ट्रेंड को जारी रखने से पहले बेयर्स द्वारा कंसोलिडेशन को इंगित करता है, या इसे आगे प्राइस में गिरावट को रोकने के लिए बुल्स द्वारा एक प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या बुल्स ऐसा करने में सफल होते हैं? यदि बुल्स सफल होते, तो इसका परिणाम एक मजबूत बुलिश कैंडल होता और वास्तव में स्पिनिंग टॉप नहीं होता। तो स्पष्ट रूप से इस मामले में दो समान पॉसिबिलिटी वाले आउटकम्स हैं। या तो बेयर्स द्वारा सेलिंग का एक और राउंड होगा और बाजार में गिरावट जारी रहेगी, या बाजार अपनी डायरेक्शन बदल सकता है और कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या होने की संभावना है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए एक ट्रेडर को दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है, यानी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए। इसी तरह की स्थिति तब भी होती है जब एक अपट्रेंड के दौरान एक स्पिनिंग टॉप बनता है। अब अंत में बात करते हैं डोजीज की। डोजी एक स्पिनिंग टॉप के समान है, सिवाय इसके कि इसमें रियल बॉडी नहीं है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज प्राइसेस बराबर हैं। डोजी एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि वे बाजार की सेंटिमेंट के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से एक डोजी तब बनता है जब ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर होती है, जो इंगित करती है कि रियल बॉडी मौजूद नहीं है। ऊपर और नीचे की विक्स किसी भी लंबाई की हो सकती है, और कैंडलस्टिक का रंग मायने नहीं रखता, क्योंकि ओपन और क्लोज प्राइस बराबर होती है। डोजीज का कॉन्सेप्ट स्पिनिंग टॉप्स से मिलता जुलता है। एक स्पिनिंग टॉप के लिए हमने जो कुछ भी सीखा, वह डोजीज पर भी अप्लाई होता है। डोजी बाजार में इंडिसिजन का संदेश भी देते हैं, जिसका अर्थ है कि बुल्स और बेयर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रेड करना है या नहीं। डोजी और स्पिनिंग टॉप दोनों ही ट्रेडर्स को बाजार में सतर्क रहने के लिए कहते हैं।
कई अन्य कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन अब तक जिन कैंडलस्टिक्स का मेंशन किया गया है वे चार्ट में बनने वाले समान कैंडलस्टिक्स के विचार को समझने के लिए पर्याप्त हैं। आइए अब हम सबसे मजबूत से सबसे कमजोर कैंडलस्टिक्स को अरेंज करें। सबसे पहले हम बुलिश कैंडल्स पर विचार करेंगे और उन्हें उनकी ताकत के क्रम में अरेंज करेंगे। अब हम बेरिश कैंडलस्टिक्स को उनकी ताकत के क्रम में सबसे मजबूत से सबसे कमजोर तक अरेंज करेंगे। वीडियो के अंत में एक जेंटल रिमाइंडर यह है कि इन कैंडलस्टिक्स को आइसोलेशन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जितना अधिक कॉन्फर्मेशंस होगा उतना बेहतर ट्रेड होगा। मुख्य बात जो मैं सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं वो यह समझना है कि प्रत्येक कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या अर्थ है, और बाद में आप इन टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आपने सीखा है, और फिर इस ट्रेनिंग के अपकमिंग एपिसोड्स में विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उन्हें अपनी ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारी चर्चा इस प्राइस एक्शन कोर्स के सबसे हॉट टॉपिक्स में से एक पर केंद्रित होगी। इसका सरल कारण यह है कि यह टॉपिक एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने और एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस पर निर्णय लेने में मदद करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक हैं जो ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक चार्ट पर विशिष्ट प्राइस लेवल्स हैं जो कि बाइंग या सेलिंग की अधिकतम लिक्विडिटी को आकर्षित करने की उम्मीद है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जिस पर सेलर्स से अधिक बायर्स की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तरह रेजिस्टेंस एक ऐसी प्राइस लेवल है जिस पर बायर्स की तुलना में अधिक सेलर्स की अपेक्षा की जा सकती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कीमत को और बढ़ने से रोकती है। यह एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है जिसे आप किसी भी स्टैंडर्ड ट्रेडिंग टेक्स्ट बुक में पा सकते हैं। आइए समझते हैं कि कुछ प्राइस लेवल्स इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं। हमने इस फैक्ट के बारे में बात की है कि शेयर बाजार डिमांड और सप्लाई पर चलता है। यह इस कॉन्सेप्ट के कारण है कि कुछ प्राइस लेवल्स एक बैरियर की तरह व्यवहार करते हैं और कुछ अन्य लेवल्स कीमतों के लिए बूस्टर की तरह काम करते हैं। आइए एक शेयर का उदाहरण लें जो 125 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मान लेते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन यह सोचती है कि स्टॉक आने वाली क्वार्टर्स में अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन स्टॉक का फेयर प्राइस 125 नहीं बल्कि 100 रुपये है। फेयर प्राइस प्राप्त करने के लिए वे बाजार को 100 रुपये तक नीचे ले जाते हैं, जहां वे धीरे धीरे और गुप्त रूप से अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं। कीमत 100 रुपये के प्राइस लेवल का रिस्पेक्ट करने लगती है। यह लेवल जहां स्टॉक की डिमांड पूरी होती है और जहां से कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इसे सपोर्ट लेवल कहलाता है। सपोर्ट लेवल को उस प्राइस लेवल के रूप में भी देखा जा सकता है जो कीमतों को और नीचे गिरने से रोकता है। यह एक ऐसा एरिया भी है जहां बड़े बायर्स स्टॉक को खरीदेंगे। सपोर्ट लेवल पर बड़ी संख्या में बाय ऑर्डर्स दिए जाने और इन सभी ऑर्डर्स का मैच करने के लिए सेलर्स की कमी के कारण कीमतें सपोर्ट लेवल से ऊपर बढ़ने लगती हैं। एक प्राइस लेवल को सपोर्ट लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से नीचे फॉर्म होता है। इसी उदाहरण के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही महीनों के बाद कीमत 100 से 200 रुपये तक बढ़ गई। यह तब होता है जब इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने या स्टॉक बेचने के बारे में सोचते हैं। वे ऐसा इस तरह करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटे सेल ऑर्डर्स देते हैं ताकि सप्लाई डिमांड को पूरा कर सके, या वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जिस कीमत पर वे बेचना चाहते हैं उसी कीमत पर पर्याप्त बाय ऑर्डर्स हों ताकि प्रॉफिट्स कम ना हो। इन प्राइस लेवल्स ऐसा लगता है कि यह कीमतों को बढ़ने से रोक रहा है, तो यह लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। इस प्राइस लेवल्स में सेल ऑर्डर्स की संख्या बाय ऑर्डर्स की संख्या से अधिक है या सप्लाई डिमांड से अधिक है, जिसके कारण कीमतें इस लेवल से गिरना शुरू हो जाएंगी। एक प्राइस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल तब कहा जाता है जब यह करंट मार्केट प्राइस से ऊपर फॉर्म होता है। किसी भी टाइम फ्रेम में काम करने वाले एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स का पता लगाना महत्वपूर्ण है जहां कुछ प्राइस एक्शन हुई थी। महत्वपूर्ण प्राइस लेवल्स की पहचान करने के लिए आप प्राइस एक्शन टेक्निक का उपयोग करके अधिक सफल ट्रेड कर सकते हैं। आइए जानें कि एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस द्वारा हमारे चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। ये 4 स्टेप्स इस प्रकार हैं: डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट को जूम आउट करना, ऑब्वियस प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना, इन प्राइस जोन्स को अलाइन करना, और अंत में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना। अब हम इन स्टेप्स पर अधिक विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं। स्टेप 1, डेटा पॉइंट्स को लोड करना और चार्ट्स को जूम आउट करना है। ट्रेडिंग के लिए अपनी पसंदीदा टाइम फ्रेम चुनने के बाद आपको चार्ट को जूम आउट करना होगा।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बड़ी पिक्चर देखना चाहते हैं। एक बार जब आप बड़ी पिक्चर देख सकते हैं तो यह आपकी आंखों के लिए और अधिक स्पष्ट है कि आपको किन महत्वपूर्ण लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। यदि उद्देश्य इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की पहचान करना है तो आपको कम से कम 3 से 6 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करने होंगे। और यदि आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना चाहते हैं तो कम से कम 12 से 18 महीने के डेटा पॉइंट्स लोड करें। जब आप अधिक डेटा पॉइंट्स लोड करते हैं तो चार्ट अधिक कंप्रेस्ड दिखाई देता है। दूसरा स्टेप, कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना है। एक प्राइस एक्शन जोन को चार्ट्स पर स्टिकी पॉइंट्स के रूप में दर्शाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लेवल्स आंखों में चिपक जाता है या आपकी आंखों को आसानी से दिखाई देता है। तो अगर लेवल स्टैंड आउट करता है तो स्तर मायने रखता है या यह इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों पर संदेह कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यह एक स्तर है या नहीं, फिर इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण लेवल नहीं है। आप एक इंपॉर्टेंट लेवल की पहचान कर सकते हैं जब कीमत फॉलोइंग सिचुएशंस में से कम एक बिहेवियर प्रदर्शित करती है। यानी नंबर 1, अगर कीमत एक शॉर्ट अप मूव के बाद आगे बढ़ने से हिचकिचाती है। और नंबर 2, अगर कीमत एक शॉर्ट डाउन मूव के बाद और नीचे जाने से हिचकिचाती है। और अंत में नंबर 3 तब होता है जब एक विशेष प्राइस पॉइंट्स पर शार्प रिवर्सल्स होता है। प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करने के ये कुछ तरीके हैं। अब तीसरा स्टेप पर चलते हैं। यह प्राइस एक्शन जोन्स को अलाइन करना है। जब आप 12 महीने के चार्ट को देखते हैं तो जिस मेथड पर हमने अभी चर्चा की है उसके द्वारा कई प्राइस एक्शन जोन्स की पहचान करना आम बात है। लेकिन हमें इन सभी प्राइस लेवल्स को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य विचार यह है कि सेम प्राइस लेवल्स पर कम से कम 3 प्राइस एक्शन पॉइंट्स की पहचान करना है। लेकिन इन प्राइस एक्शन एरियाज की पहचान करते समय ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि ये प्राइस पॉइंट्स टाइम के आधार पर अच्छी दूरी पर होनी चाहिए। मतलब स्पॉट किए गए 2 प्राइस पॉइंट्स के बीच एक अच्छा टाइम डिफरेंस होना चाहिए। 2 प्राइस एक्शन पॉइंट्स के बीच जितनी अधिक दूरी होगी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, या हम कह सकते हैं कि लेवल एक मेजर प्राइस लेवल है। अब प्राइस एक्शन जोन्स को पहचानने और अलाइन करने के बाद हम स्टेप 4 पर आगे बढ़ते हैं, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है। हमारे द्वारा पहचाने गए प्राइस एक्शन जोन्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करें। लाइन खींचने के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस प्राप्त करने के लिए अपने लाइन को एडजस्ट करना होगा। जितना अधिक पॉइंट्स लाइन को टच करें उतना अच्छा है, क्योंकि जितने अधिक टचेस होंगे प्राइस लेवल उतना ही मजबूत होगा, जो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करेगा। तो आप कैसे बताते हैं कि आपने एक सपोर्ट लाइन खींची है या आपने रेजिस्टेंस लाइन खींचा है? जैसा कि हमने चर्चा की है कि यदि करंट मार्केट प्राइस उस लाइन से ऊपर रहता है जिसे हमने खींचा है तो यह एक सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करेगा। इसी तरह यदि करंट मार्केट प्राइस उस लाइन से नीचे रहता है जिसे हमने खींचा है तो यह एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की योजना बनाते समय अधिकांश ट्रेडर्स एक सामान्य गलती करते हैं। यह अप्रॉक्सिमेशन रिस्क है। आमतौर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करते समय आप अप्रॉक्सिमेशन रिस्क का शिकार हो जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि बाजार केवल एक प्राइस लेवल का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि संबंधित प्राइस लेवल्स के एक ग्रुप या कीमतों के एक जोन का रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए हमें हमेशा एरर्स के लिए जगह देनी होगी। प्राइस लेवल्स को एक रेंज में दर्शाया जाना चाहिए, न कि किसी एकल प्राइस पॉइंट पर। इसका सीधा सा मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को प्लॉट करने के लिए एक लाइन खींचने के बजाय हमें वास्तव में इसे एक एरिया या एक जोन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए जहां प्राइस एक्शन हो रही है। यह याद रखने का एक महत्वपूर्ण आइडिया है जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का ट्रेड करते समय टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से यदि आप अपने स्टॉप लॉस को एक सिंगल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के आधार पर रख रहे हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को बहुत बार हिट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कितने रिलायबल हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स केवल कीमतों के संभावित रिवर्सल होने का संकेत हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम निश्चित हो सकते हैं कि प्राइस रिवर्सल होने वाला है। इसका मतलब है कि अकेले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही सफलता की होली ग्रेल नहीं है, बल्कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हमें हाई क्वालिटी वाले ट्रेड्स की पहचान करने में मदद करेंगी। याद रखें कि जब आप क्वालिटी की तलाश करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा कम हो जाती है, लेकिन यह एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है जो लेने लायक है। विचार यह है कि बहुत सारे बेकार ट्रेड्स की पहचान करने और अपनी जेबें फोड़ने के बजाय क्वालिटी वाले ट्रेडिंग सिग्नल्स की पहचान की जाए। यह हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। क्या होगा यदि हमारे पास हर ट्रेड के लिए एक चेकलिस्ट है? हमारे द्वारा कोई ट्रेड शुरू करने से पहले चेकलिस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेगी। ट्रेड्स को चेकलिस्ट में निर्दिष्ट कंडीशंस या रूल्स का पालन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है
तो हम ट्रेड करते हैं, वरना हम ट्रेड छोड़ देते हैं और एक अन्य ट्रेड अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं जो चेकलिस्ट का अनुपालन करता है। इतना ही नहीं, हमें केवल एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने की आदत नहीं बनानी चाहिए, यानी यदि कीमत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंच जाती है तो हमें प्राइस रिवर्सल की प्रत्याशा में ट्रेड करने में कूद नहीं जाना चाहिए। यह उस तरह काम नहीं करता है। इसके बजाय हमें और कॉन्फर्मेशंस की तलाश करनी चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स के बारे में बात की है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेडिंग सिस्टम्स बनाने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ इनमें से कुछ प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करना एक बहुत अच्छा हैबिट है, यानी एक कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है जो एक सिंगल कंफर्मेशन से अधिक प्रभावी है। अपना खुद का सिस्टम बनाएं और एक चेकलिस्ट भी बनाएं, क्योंकि चेकलिस्ट का एक और फायदा है, यह आपको डिसिप्लिन होने में मदद करता है, क्योंकि डिसिप्लिन ट्रेडर की सफलता का लगभग 80% हिस्सा बनाता है। तो मेरी राय में चेकलिस्ट आपको अनुशासित होने के लिए मजबूर करती है। यह आपको अचानक और लापरवाह ट्रेडिंग डिसीजंस लेने से बचने में भी मदद करेगा। हम अपकमिंग एपिसोड्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि यह एक एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसके लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली एपिसोड में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की है। इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के हायर कॉन्सेप्ट्स की तलाश में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई लेवल्स टूटेगा या नहीं, और यह भी चर्चा करेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग करके ट्रेडिंग कैसे करें, यानी अगर हमें ब्रेकआउट्स का ट्रेड करना चाहिए या हमें रिवर्सल्स का ट्रेड करना चाहिए। और अंत में हम उन ट्रेड्स को खोजना सीखेंगे जिन्हें अन्य ट्रेडर्स नोटिस करने में विफल रहते हैं। आइए तुरंत शुरू करें। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे पहचानें कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल कब टूटेगा। जब आप रेजिस्टेंस लेवल में हायर लोज की एक श्रृंखला देखते हैं तो आपको रेजिस्टेंस पर बेचने से बचना चाहिए। इसका कारण बहुत ही सरल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपके हाथ में यह हथौड़ा है जो बहुत बड़ा और मजबूत है, और आपके ठीक सामने एक ब्रिक की दीवार है। आप हथौड़ा लेते हैं और आप उसे बार बार दीवार से टकराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रिक की दीवार के बने रहने की संभावना है या इसके टूटने की संभावना है? कॉमन सेंस आपको बताएगा कि ब्रिक की दीवार टूटने की संभावना अधिक है। और यह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जब एक शॉर्ट पीरियड के भीतर एक रेजिस्टेंस लेवल का कई बार टेस्ट किया जाता है। संभावना है कि रेजिस्टेंस लेवल टूट जाएगा। मुझे 100% यकीन नहीं है कि लेवल टूटने वाला है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी 100% निश्चित नहीं हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के टूटने की संभावना अधिक है। और इसी तरह जब आप सपोर्ट लेवल में लोअर हाइज की एक श्रृंखला देखते हैं तो संभावना है कि सपोर्ट लेवल टूटने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीमतें शॉर्ट पीरियड में कई बार सपोर्ट लेवल को टेस्ट करती हैं। हम इस वीडियो में इस विचार को और आगे बढ़ाएंगे जब हम ब्रेकआउट ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ट्रेडिंग के लिए सर्वोत्तम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को कैसे खोजा जाए। हम इस प्रश्न को दो ट्रेड आइडियाज के साथ देख सकते हैं। एक ब्रेकआउट्स है और दूसरा है रिवर्सल्स। हम समझेंगे कि कब ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए और कब रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए। आइए रिवर्सल ट्रेडिंग के विचार से शुरू करें। इस प्रकार के रिवर्सल ट्रेडिंग से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि आप कैसे जानते हैं कि एक विशेष लेवल बरकरार रहेगा या नहीं। यदि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बना रहता है तो ही आप एक रिवर्सल ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, वरना आप ट्रेड के गलत पक्ष में रहेंगे और नुकसान में समाप्त होंगे। रिवर्सल ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर में एक पावर मूव या एक मोमेंटम मूव या एक मजबूत प्राइस मूव देखना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरियाज को खींचा है तो आप उस लेवल में एक मजबूत प्राइस मूव को देखना चाहते हैं। मजबूत मूव से मेरा मतलब है लार्ज बॉडीड कैंडलस्टिक्स। इसका मतलब है कि एक रेजिस्टेंस एरिया के लिए हम मजबूत बुलिश कैंडल्स को रेजिस्टेंस में आते हुए देखना चाहते हैं, और एक सपोर्ट एरिया के लिए हम मजबूत बेरिश कैंडल्स को सपोर्ट में आते देखना चाहते हैं। पावर मूव या मोमेंटम मूव से मेरा यही मतलब है। मुझे पता है कि यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि एक मजबूत प्राइस मोमेंटम होने पर किसी को रिवर्सल ट्रेड क्यों करना चाहिए, यानी जब रेजिस्टेंस लेवल में इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है तो आप क्यों बेचना चाहते हैं, और जब सपोर्ट लेवल में इतनी मजबूत बेरिश मोमेंटम है तो आप क्यों खरीदना चाहते हैं। अभी चिंता न करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ध्यान रखने वाली दूसरी बात यह है कि आपको एक एरिया ऑफ वैल्यू से, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन देखनी चाहिए। यह प्राइस रिजेक्शन पिन बार के रूप में हो सकती है। पिन बार एक शूटिंग स्टार, हैमर आदि हो सकता है।
विचार एक लॉन्ग विक्ड कैंडल को देखने का है जो इंगित करता है कि प्राइस उस एरिया ऑफ वैल्यू से रिजेक्ट हो जाता है जिसे हम देख रहे हैं। आइए इसे रेजिस्टेंस के मामले में समझते हैं। एक बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस लेवल में आती है और वह अचानक रिजेक्ट हो जाती है। प्राइस रिजेक्शन जितनी मजबूत होगी ट्रेड उतना अच्छा होगा। ठीक यही आप देखना चाहते हैं। आइए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इनिशियली मैंने मेंशन किया है कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एरियाज में एक मजबूत मोमेंटम मूव या पावर मूव को देखने की जरूरत है। पहले मैं समझाता हूं कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पर लार्ज बॉडीड कैंडलस्टिक्स को क्यों देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि जब आप रेजिस्टेंस एरिया को देखते हैं और जब आप उस रेजिस्टेंस लेवल पर एक मजबूत प्राइस मूव देखते हैं, इस पॉइंट पर अपने आप से पूछें कि वास्तव में रेजिस्टेंस लेवल क्या है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि एक रेजिस्टेंस एक प्राइस लेवल है जो मार्केट प्राइसेस को ऊपर बढ़ने से रोकता है, या बस यह एक ऐसा लेवल है जहां सप्लाई अधिक होती है। और आप यह भी सोचें कि आप वास्तव में अपोजिंग प्रेशर का सामना कहां करेंगे, या बस आपको क्या लगता है कि बायर्स कहां आएंगे ताकि वे अच्छी कीमतों पर खरीद सकें। यदि आप एक अच्छी प्राइस लेवल के बारे में सोचते हैं जिसमें बायर्स आएंगे, और यदि आप चार्ट को देखते हैं, तो संभावना है कि बायर्स हमेशा सपोर्ट के एरिया में खरीदना पसंद करेंगे। यह एक ऑब्वियस मार्केट लेवल है जहां बायर्स किसी विशेष सपोर्ट लेवल पर कीमत के दोबारा रीटेस्ट होने या रिवर्सल होने की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि वे खरीद सकें या वे लॉन्ग एंट्री ले सकें। इसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन इंगित करती है कि बायर्स हाई प्राइसेस पर खरीदने को तैयार नहीं है, और यह एक शॉर्ट ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय है। दूसरा कारण यह है कि एकमात्र एरिया जहां आपको बायर्स के बाजार में वापस आने से डरना पड़ता है वह सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने का एडवांटेज यह है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच के अंतर का लाभ उठा सकते हैं ताकि एक उच्च रिवॉर्ड टू रिस्क प्राप्त किया जा सके। हालांकि क्या होगा यदि आपको एक विशेष लेवल पर एक मजबूत प्राइस मूव या प्राइस मोमेंटम नहीं मिली है। इसके बजाय आपको जो मिलता है वो इस तरह के बहुत सारे प्राइस स्विंग्स के साथ एक बहुत ही चॉपी प्राइस मूव है, तो रेजिस्टेंस लेवल से शॉर्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। अब अपने आप से वही सवाल पूछें कि अपोजिंग प्रेशर कहां से आएगा, यानी बायर्स को अच्छी बाय प्राइस कहां से मिलेगी। इस मामले में यह प्राइस संभावित रूप से इन स्विंग प्राइस लेवल्स पर हो सकती है। एक ट्रेडर के लिए इसका क्या अर्थ है जो रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने की सोच रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जब प्राइस इन स्विंग लेवल्स में नीचे आती है तो आपको अपोजिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है जो आपके ट्रेड के खिलाफ हो सकता है और आपको अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क नहीं मिलेगा। यही कारण है कि जब इस प्रकार की स्टेयर स्टेपिंग प्राइस एक्शन या लेवल्स में स्विंग टाइप की प्राइस एक्शन होती है तो आपको एक शॉर्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ये सभी माइनस स्विंग लो लेवल्स अपोजिंग प्रेशर के रूप में कार्य करते हैं जहां बायर्स एंट्री ले सकते हैं और आपके ट्रेड के खिलाफ कीमत बढ़ा सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर लेवल पर लार्ज बॉडीड कैंडल्स या लार्ज मोमेंटम कैंडलस्टिक्स को क्यों देखना चाहते हैं। इसका कारण एक बहुत ही सिंपल आइडिया है। अक्सर जब एक मजबूत प्राइस मूव होती है, उदाहरण के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल में एक मजबूत बुलिश प्राइस मूव होती है, तो अधिकांश ट्रेडर्स केवल ब्रेकआउट्स पर बाइंग करना चाहेंगे। मुझे यकीन है कि आपने शायद इसे स्वयं किया होगा। जब एक मजबूत मोमेंटम मूव होती है तो आप सोच रहे होंगे चलो ब्रेकआउट पर खरीदते हैं, बाजार में मोमेंटम आ रही है और यह रैली करना जारी रखेगा। तो उस पॉइंट पर सरल निर्णय इसे खरीदना है। अब यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। आप अपना स्टॉप लॉस